एक सुनहरी सुबह थी। लहरों के साथ खेलती रेत, नीला आसमान और बीच पर ड्यूटी दे रहा था लाइफगार्ड जोश। उसके साथ था उसका जिगरी दोस्त रोरी, जो सिर्फ सहकर्मी ही नहीं बल्कि जल्द ही उसका साला बनने वाला था। जोश ने कल रात पार्टी में ज्यादा पी ली थी और रोरी मजाक करते हुए उसे छेड़ रहा था। तूने टीना को प्रपोज भी कर दिया। टीना, जोश की मंगेतर और रोरी की बहन, दोनों शादी के बाद सिंगापुर बसने का सपना देख रहे थे। किनारे पर खड़े होकर जोश और टीना प्यार भरे लम्हों में खोए थे, जबकि रोरी दूर समंदर में एक मार्कर बुआ सेट करने चला गया। लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ली। वॉच टावर से एक लाइफगार्ड ने देखा कि एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क ने पानी में तैर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर दिया। वह रोरी को चेतावनी देने की कोशिश करता, लेकिन समय हाथ से निकल चुका था। जोश जेट स्की पर कूद पड़ा, पूरी रफ्तार से अपने दोस्त की जान बचाने के लिए, मगर कुछ सेकंड देर हो गई। शार्क ने धमाके की तरह रोरी के सर्फबोर्ड को तोड़ा और उसे पानी के नीचे खींच लिया। जोश लाचार होकर सब देखता रह गया। इस हादसे ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। जल्द ही उसका और टीना का रिश्ता भी बिखर गया। सगाई टूट गई और टीना ऑस्ट्रेलिया छोड़कर चली गई। 1 साल बीत गया। जोश ने लाइफगार्ड की नौकरी छोड़ दी और कूलहांगाटा के ओशेनिया सुपरमार्केट में काम करने लगा। एक दिन किस्मत ने फिर अजीब खेल खेला। टीना वापस ऑस्ट्रेलिया आ गई थी, लेकिन अब उसके साथ था उसका नया बॉयफ्रेंड स्टीवन। उसी दिन स्टोर में दूसरी मुसीबत पनप रही थी। एक लड़की जेमी चोरी करते पकड़ी गई। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया तो उसका बॉयफ्रेंड रयान, जो वहीं काम करता था, खुद पर इल्जाम लेने लगा। लेकिन मैनेजर जैसप ने उसे नौकरी से निकाल दिया और पुलिस बुला ली। पुलिस ऑफिसर था टॉड, जेमी का अपना पिता। इसी बीच 2 किशोर, कायल और उसकी गर्लफ्रेंड हीदर, पार्किंग के अंडरग्राउंड हिस्से में अपनी कार में समय बिता रहे थे और उनका कुत्ता बुली पीछे सीट पर सो रहा था। तभी 2 नकाबपोश लुटेरे, डॉयल और किर्बी, बंदूक लेकर सुपरमार्केट में घुस आए और सभी को बंधक बना लिया। लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। अचानक बीच पर मछलियां तट पर आकर तड़पने लगीं। समुद्र का पानी तेजी से पीछे हटने लगा। लोग घबराकर भागने लगे और तभी एक विशाल सुनामी ने किनारे को निगल लिया। पल भर में बीच पर मौजूद दर्जनों लोग लहरों में समा गए। पानी का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लहरें शहर के अंदर तक घुस आईं और अंडरग्राउंड सुपरमार्केट पूरी तरह डूब गया। जब पानी थमा तो चारों ओर बर्बादी और तैरती लाशें थीं, लेकिन कुछ लोग जिंदा बच गए। सबसे पहले जोश सतह पर आया। धीरे धीरे बाकी बचे लोग भी ऊपर चढ़कर शेल्फ पर बैठ गए। बाहर की दुनिया पानी में डूबी हुई थी। मदद आने में बहुत देर लगने वाली थी। उन्हें खुद ही रास्ता निकालना था। टीना ने आगे बढ़कर एग्जिट चेक करने की पेशकश की। उसके साथ स्टीवन भी गया। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड कॉलिंस पीछे के दरवाजे की तरफ तैरने लगा, लेकिन तभी पानी में एक गुड़िया अजीब तरह से हिलने लगी और अचानक गायब हो गई। जोश का दिल धक से रह गया। उसने सबको चेताया, पानी से दूर रहो। टीना और स्टीवन जैसे तैसे वापस लौटे, लेकिन एग्जिट पूरी तरह ब्लॉक था। उसी पल कॉलिंस पानी में खड़ा कुछ बोल ही रहा था कि अचानक कोई ताकत उसे नीचे खींच ले गई। पानी लाल हो गया और उसकी दर्द भरी चीखें हवा में गूंजने लगीं। कॉलिंस की मौत ने सबको दहला दिया था। पानी में कोई डरावना शिकारी उसे नोच रहा था। जैसे ही जेमी ने उसे खींचकर बचाने की कोशिश की, अगले ही पल उसका शरीर एकदम ढीला पड़ गया और तब सबकी रूह कांप गई। वो दरिंदा उसे आधा चीर चुका था। जेमी चीख पड़ी और उसका हाथ छोड़ दिया। हर चेहरा सदमे में जम गया। आखिर ये कैसी खूनखोर मछली है? अचानक वही अदृश्य शिकारी शेल्फ पर जोर जोर से टकराने लगा। इसी अफरा तफरी में नाओमी पानी में गिर गई, लेकिन डॉयल ने बिजली सी फुर्ती दिखाकर उसे ऊपर खींच लिया। तभी धीरे धीरे सतह पर एक विशाल साया उभरने लगा और सबकी आंखें फैल गईं। यह था एक ग्रेट व्हाइट शार्क। करीब 12 फीट लंबा यह दैत्य सुनामी के साथ बहकर सुपरमार्केट के भीतर आ चुका था। अब साफ था, यहां से भाग निकलना आसान नहीं होगा। उधर अंडरग्राउंड पार्किंग में कायल और हीदर अपनी कार में फंसे थे। पानी कार की छत तक पहुंच चुका था, लेकिन अभी भीतर नहीं आया था। थोड़ी राहत थी, लेकिन वक्त कम था। हीदर ने फौरन सनरूफ खोला और कायल ने सिर बाहर निकाला। तभी उनकी नजर रयान पर पड़ी। एक और जिंदा इंसान देखकर दोनों खुश हो गए, लेकिन जैसे ही वे बातें करने लगे, हीदर ने पानी के भीतर एक विशाल परछाई को सरकते देखा। कायल ने झट से नीचे झांका और देखा एक और ग्रेट व्हाइट शार्क उनकी तरफ आ रही थी। भय से दोनों जम गए, लेकिन उनका कुत्ता बुली जोर जोर से भौंकने लगा। शार्क ने आवाज सुनी और कार पर धावा बोल दिया। कायल और हीदर चिल्लाते हुए रयान को मदद के लिए पुकारने लगे। रयान ने उन्हें कार के भीतर रहने की सलाह दी, लेकिन शार्क के जोरदार टकराने से खिड़कियों से पानी रिसने लगा।
अगर शार्क ने उन्हें नहीं खाया तो चढ़ता पानी जल्द ही डुबो देगा। रयान ने जान बचाने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई। उसने एक लाश का कटा हुआ हाथ पानी में डालकर हिलाया। खून गंध पाकर शार्क उस ओर मुड़ी और इसी मौके पर कायल और हीदर कार से निकलकर पानी में कूद गए। मगर छींटों की आवाज सुनते ही शार्क ने पीछा कर लिया। कायल ने हीदर को दूसरी कार पर चढ़ने में मदद की, लेकिन शिकारी करीब आता जा रहा था। मजबूरी में कायल ने बुली को पानी में फेंक दिया ताकि शार्क का ध्यान बंट जाए। वह खुद बच गया, लेकिन हीदर गुस्से में फट पड़ी। तुमने अपने कुत्ते को मरने के लिए फेंक दिया। कायल चुप रह गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी रयान ने पार्किंग के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह भी पानी और मलबे से बंद था। अब बस एक ही रास्ता था, सुपरमार्केट की सीढ़ियां। रयान पाइप पकड़कर चढ़ने लगा ताकि बाकी को रास्ता दिखा सके, लेकिन तभी लापता शार्क उसके नीचे प्रकट हो गई। खतरा अब बेहद करीब था। थकान से चूर रयान का हाथ फिसला और वह सीधे पानी में गिर गया। शार्क ने झपट्टा मारा, लेकिन कायल ने उसे खींचकर कार में वापस खींच लिया। मगर शिकारी ने गुस्से में कार को जोर से टक्कर मारी। कायल संतुलन खो बैठा और पानी में जा गिरा। इससे पहले कि कोई उसे बचा पाता, शार्क ने एक ही झटके में उसे निगल लिया। हीदर के चेहरे पर सदमा था, लेकिन तभी उन्हें एक जानी पहचानी भौंक सुनाई दी। बुली जिंदा था। हीदर ने उसे पुकारा और बुली बहादुरी से पानी में कूद पड़ा। रयान ने उसे खींच लिया और हीदर खुशी से उसे गले लगा बैठी, कायल की मौत को पल भर में भूलकर। उधर सुपरमार्केट में बचे लोग भागने का रास्ता सोच ही रहे थे कि अचानक पूरी इमारत जोर से हिल गई। ऊपर से एक ढीला हाई वोल्टेज तार गिरता गिरता पानी के ऊपर आकर लटका। सबके चेहरों पर डर की लकीरें खींच गईं। अगर ये तार पानी को छू गया तो एक झटके में सबका खेल खत्म हो जाएगा। टॉड, जिसकी टांग घायल थी, ने घबराहट में स्टोर मैनेजर जेसप से पूछा, ब्रेकर कहाँ है? हमें बिजली बंद करनी होगी, वरना सब खत्म हो जाएगा। जेसप ने कांपती आवाज में जवाब दिया, पीछे के दरवाजे के पास स्टोरेज रूम में, लेकिन पानी तेजी से बढ़ रहा है। जॉश ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, मैं जाकर बंद करता हूं। वह पानी में कूदने ही वाला था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड टीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे हाथ में गहरी चोट है, खून की गंध से वो चीज तुम्हें ढूंढ लेगी। स्टीफन, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, अगर मैं खुद को मेटल के अंदर लपेट लूं तो वो मुझे काट नहीं पाएगा। उसने पास पड़े एक धातु के रैक को अपने चारों ओर कसकर बांध लिया। ऊपर से एक जाली लपेटी और सांस लेने के लिए लंबी पाइप जोड़ी। सिर पर उसने शॉपिंग बास्केट उलटकर पहन ली। उसका रूप अजीब लग रहा था, लेकिन यह अस्थायी कवच काफी मजबूत था। स्टीफन पानी में उतर गया, जबकि बाकी लोग सांस की पाइप को पकड़े खड़े रहे। पहले कुछ कदम तक सब ठीक था, लेकिन फिर पानी में एक भारी परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। शार्क ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया, कुछ बार हल्के से धक्का दिया, लेकिन धातु के फ्रेम को काटने की कोशिश नहीं की। शायद अभी अभी कॉलिंस को खाने के बाद वो भूखी नहीं थी। स्टीफन ने इस मौके का फायदा उठाया और तेजी से स्टोरेज रूम तक पहुंच गया। वहां बिजली का मेन स्विच उसके सामने था, बस कुछ इंच दूर, मगर सांस की पाइप छोटी पड़ गई थी। उसने एक गहरी सांस ली, पाइप छोड़ दी और हाथ बढ़ाकर ब्रेकर बंद कर दिया। बिजली तो बंद हो गई, लेकिन भारी कवच और कम ऑक्सीजन ने उसकी ताकत खत्म कर दी। ऊपर जाने की कोशिश के बावजूद वह धीरे धीरे नीचे डूबने लगा। जॉश ने सांस की पाइप खींची, लेकिन वह खाली थी। सबको समझ आ गया, स्टीफन ने खुद को कुर्बान कर दिया था। टीना की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन बाकी बचे लोगों के पास वक्त बर्बाद करने का मौका नहीं था। डॉयल ने पास रखी लकड़ी की मॉप को नुकीला बनाना शुरू किया, ताकि अगर शार्क लौट आए तो वो मुकाबला कर सके। नेओमी, जिसे उसने पहले बचाया था, उसकी बहादुरी से प्रभावित थी। तभी जॉश ने ऊपर देखा और एक वेंटिलेशन डक्ट नजर आया। उसने पास पड़ी रस्सी से हुक बनाया और जेसप की मदद से वेंट तक फेंक दिया। जेसप सबसे पहले ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन वेंट के पीछे की अंधेरी जगह से रेंगते हुए सैकड़ों रेत के केकड़े बाहर आ गए। घबराकर जेसप का संतुलन बिगड़ा और वह नीचे पानी में गिर गया। अगले ही पल शार्क ने छलांग लगाकर उसका निचला हिस्सा चीर दिया। डॉयल ने तुरंत जेसप के शव का इस्तेमाल शार्क को भटकाने के लिए किया और किर्बी को पानी से बाहर खींच लिया। अब सब समझ गए थे कि अगर उन्होंने जल्द कुछ नहीं किया तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। पानी में पास ही कच्चा मांस और एक बड़ा मेटल हुक पड़ा था। डॉयल के दिमाग में प्लान आया, मांस को हुक में फंसाकर शार्क को कुछ देर के लिए उलझाया जा सकता है। जॉश जाने को तैयार हुआ, लेकिन टॉड ने रोका। यह मेरा आखिरी मौका है। अगर मेरी बेटी जायमी को बचाना है तो यह काम मैं करूंगा। टॉड पानी में उतरने ही वाला था कि जायमी खुद कूद गई। वह जानती थी कि पिता के लिए यह मिशन वापसी के बिना होगा। पानी में उसकी छलांग से शार्क उसकी ओर लपकी। सबने जोर जोर से आवाज करके ध्यान भटकाने की कोशिश की।
जायमे ने समय रहते एक काउंटर पर छलांग लगाई, लेकिन शार्क ने फिर हमला किया। इस बार जायमे ने पास पड़ी हथौड़ी से शार्क के सिर पर जोरदार वार किया। चोट खाकर वह पीछे हट गई। जायमे ने मौके का फायदा उठाकर मांस और हुक उठाया और डॉयल की तरफ फेंकी गई रस्सी पकड़ ली, लेकिन शार्क फिर लौट आई। दूसरी तरफ डॉयल ने केबल का कनेक्शन पूरा कर लिया था। पानी के नीचे से बुलबुले उठने लगे, जैसे किसी बड़े धमाके की गिनती शुरू हो चुकी हो। उसने चिल्लाकर सबको चेताया, अगर जिंदा रहना है तो अब ऊपर चढ़ो। सब लोग शेल्फ और ऊंची रैक पर चढ़ने लगे। जोश भी किनारे तक पहुंच चुका था, लेकिन शार्क की नजर अब फिर उसी पर थी। वह फिर से पूरी रफ्तार से हमला करने लगी। ठीक उसी समय डॉयल ने केबल बैटरी से जोड़ दी। तेज चमक और जोरदार धमाके के साथ पानी के अंदर बिजली फैल गई। एक क्षण के लिए सब कुछ थम सा गया। फिर पानी में तैरते हुए शार्क का शरीर सुस्त होकर नीचे डूबने लगा। बिजली ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। धुआं और जलते तारों की गंध चारों ओर फैल गई, लेकिन सबको अब बस बाहर निकलने की जल्दी थी। सामने का रास्ता ट्रक से बंद था, तो उन्होंने स्टोर के पिछले हिस्से की ओर रुख किया। टूटे हुए शटर के पास थोड़ा सा खुला गैप दिखा, बस इतना कि एक एक करके सब रेंगते हुए निकल सकें। बाहर निकलते ही उन्हें मलबे और गिरी हुई इमारत के बीच से गुजरना पड़ा। पानी का बहाव धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन हर जगह बिखरा सामान, उल्टे सीधे वाहन और सुनसान माहौल बता रहे थे कि यह जगह अब रहने लायक नहीं रही। थके, घायल और डरे हुए, लेकिन जिंदा, सबने दूर क्षितिज की ओर कदम बढ़ाए। वे जानते थे कि यह रात हमेशा उनकी यादों में जिंदा रहेगी, और जो लोग इस संघर्ष में नहीं बच पाए, उनकी कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जाएगी। सबने एक पल भी गंवाए बिना भागना शुरू किया। टूटे फूटे मलबे और बहते पानी को पार करते हुए वे आखिरकार खुले आसमान के नीचे पहुंचे। सुनसान सड़कों, ढही इमारतों और मलबे के बीच उनकी सांसें भारी थीं, लेकिन आंखों में जिंदा बचने की राहत थी। दूर से हेलीकॉप्टरों की गूंज सुनाई दे रही थी। बचाव दल मलबे के ऊपर मंडरा रहे थे, जिंदा लोगों की तलाश में। जोश, डॉयल और बाकी बचे लोगों ने एक दूसरे को देखा। यह नरक जैसा दिन आखिर खत्म हो चुका था, लेकिन जो उन्होंने झेला था वह हमेशा उनके दिलों में रहेगा। और इसी को दिखाते हुए यह मूवी यही एक खत्म हो जाती है।